अध्याय 145 मुलाकात की व्यवस्था। इस समय अपकिंग एंटरटेनमेंट क्लब के अंदर चौथी मंजिल पर स्थित मीटिंग रूम में यहाँ एक विशाल धातु की मेज रखी थी जो 30 लोगों के बैठने के लिए काफ़ी बड़ी थी, लेकिन अभी लगभग 1 दर्जन लोग ही इकट्ठा थे जो किसी बात पर चर्चा कर रहे थे। ये पुष्टि हो चुकी है कि रोनी की मौत एक बदले की भावना वाले भूत के पुनरुत्थान के कारण हुई है। ये घटना जयपुर शहर से 50 मील बाहर एक राजमार्ग के किनारे हुई है। ये सैटेलाइट इमेज है, आप देख सकते हैं। मीटिंग की अध्यक्षता कर रहे उपेंद्र गुप्ता ने सूट और टाई पहनी हुई थी, जो एक सफल व्यवसायी का शांत और परिष्कृत अंदाज दर्शा रहे थे। प्रोजेक्शन के नीचे एक सैटेलाइट इमेज दिखाई गई। ये रोनी के हादसे की सटीक जगह थी। वहाँ एक तालाब बन गया था जो जमा होते खून से भरा हुआ था। जैसा कि आप सभी ऊपर की तस्वीरों से देख सकते हैं, उसके शरीर को छोड़ने के बाद भूत रक्त अनियंत्रित रूप से फैलना शुरू हो गया है। महज एक दिन से भी कम समय में ये पहले ही चौंकाने वाले 2000 वर्ग मीटर तक फैल चुका है, जिसकी गहराई कम से कम 2 मीटर है। ये वृद्धि दर भयानक है और भूत रक्त की मात्रा अभी भी बढ़ रही है। फिलहाल इसके रुकने का कोई संकेत नहीं है। उपेंद्र गुप्ता ने माथे पर बल डालते हुए कहा, शायद हमें राहत महसूस करनी चाहिए कि उसकी मौत जयपुर शहर में नहीं हुई, अन्यथा उसका भूत रक्त भूमिगत पाइपों के जरिए जल आपूर्ति में घुसपैठ करके हजारों घरों में बह जाता और इस एक भूत के कारण पूरे शहर में लकवाग्रस्त स्थिति आ जाती। हालांकि मैंने आज यह मीटिंग केवल रोनी की मौत पर चर्चा करने के लिए नहीं बुलाई है, बल्कि प्रणब, मोनिश, मनोज और पलाश उनकी चारों की मौत के बारे में बात करने के लिए भी बुलाई है। महज 10 दिनों के अंदर अपकिंग एंटरटेनमेंट क्लब ने कुल 5 सदस्यों को खो दिया है, जो क्लब की स्थापना के बाद से एक अभूतपूर्व स्थिति है। इतना बड़ा नुकसान सिर्फ एक व्यक्ति के कारण हुआ है। प्रोजेक्शन चमका। रोहित की तस्वीर सबके सामने दिखाई दी। यह नया व्यक्ति है। कुछ लोग शायद इसे पहले से पहचानते होंगे, लेकिन अधिकतर नहीं, क्योंकि यह क्लब में केवल एक बार आया है और अभी तक शामिल होने का फैसला नहीं किया है। उपेंद्र गुप्ता ने आगे कहा, आप सभी ने रोहित का मूल प्रोफाइल देखा है। इसका पृष्ठभूमि साधारण है, एक सीनियर हाई स्कूल का छात्र, एक आम इंसान जो गलती से भूत सवार बन गया। अन्य विशेष क्षमताओं वाले युवाओं की तरह इसका अहंकारी होना स्वाभाविक है। इसने क्लब में सबके सामने मनोज को गोली मार दी। हुआंगगांग गांव की घटना के दौरान 4 भूत सवारों की मौत का कारण बना और लौटने के बाद इसका मौजूदा अंतर्राष्ट्रीय भूत सवार अंकुश के साथ झगड़ा हुआ। मैंने सुना है कि अंकुश को इसके हाथों एक पैर गंवाना पड़ा और वह अपंग हो गया है। कटे हुए अंक को दोबारा जोड़ा नहीं जा सकता। इस बिंदु पर उपेंद्र गुप्ता ने मेज पर दस्तक दी और कहा, मेरे पास अब ये दावा करने के लिए पर्याप्त सबूत हैं कि इस रोहित ने जयपुर शहर की शांति भंग की है। इसका लापरवाह व्यवहार किसी अलौकिक घटना के बराबर है और इससे भी बुरी बात यह है कि यह एक अनियंत्रित और बढ़ता हुआ खतरा है। इसलिए क्लब के अध्यक्ष के रूप में मैं रोहित को खत्म करने का प्रस्ताव रखता हूं। सभी पक्ष और सभी विपक्ष कृपया अपनी बात रखें। ये शब्द कहने पर उपस्थित दर्जन भर लोग शांत हो गए। इनमें से अधिकतर व्यक्ति भूत सवार नहीं थे। वे अपकिंग एंटरटेनमेंट क्लब में केवल व्यवसाय और पैसा कमाने के लिए शामिल हुए थे। इसलिए वे किसी से भी निपट सकते थे जब तक कि पैसा सही हो। मैंने रोहित के बारे में सुना है। वह बहुत काबिल है, कई अलौकिक घटनाओं में बच गया है, यहाँ तक कि हुआंगगांग गांव की घटना को भी सुलझाया है। ऐसा व्यक्ति निश्चित रूप से उतना साधारण नहीं है जितना वह दिखता है। अनावश्यक संघर्ष या विवाद के बिना मैं एक भूत सवार के साथ टकराव को भड़काने के खिलाफ हूँ। असली खतरा बढ़ती हुई अलौकिक घटनाएं हैं, न कि कोई व्यक्तिगत दुश्मनी। मेज पर बैठे एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने आवाज उठाई। उपेंद्र गुप्ता का चेहरा सख्त हो गया। अध्यक्ष रमाकांत, क्या आप ये सुझाव दे रहे हैं कि अगर यह रोहित क्लब को नष्ट कर दे तो कोई फर्क नहीं पड़ता? अध्यक्ष रमाकांत नाम के उस अधेड़ व्यक्ति ने अपनी सिगरेट का कश लिया और कहा, मैंने बिना किसी शर्त के क्लब को फंड दिया क्योंकि मैं अपने परिवार और अपनी कंपनी के लिए कुछ आश्वासन चाहता था। दूसरे शब्दों में, मैं पैसे देकर क्लब से बीमा खरीद रहा था। वास्तव में क्लब ने कई अलौकिक घटनाओं को सुलझाकर और कुछ शेयर धारकों की सुरक्षा करके अच्छा प्रदर्शन किया है। ये जारी रहे तो अच्छा होगा, लेकिन नियम तो नियम हैं। आप क्लब के अध्यक्ष हो सकते हैं, लेकिन बिना कारण दूसरे भूत सवार को मारने के लिए क्लब की शक्ति का उपयोग करना स्पष्ट रूप से क्लब की मूल स्थापना के उद्देश्य के खिलाफ जाता है। मुझे पता नहीं है कि हुआंगगांग गांव की घटना में क्या हुआ था, न ही मैं जानना चाहता हूं। फिर भी मैं इस मामले का विरोध करता हूं। अध्यक्ष रमाकांत, आपकी बातें कुछ अनुचित हैं।
क्लब का बड़ा नुकसान हमारा भी नुकसान है। रोहित वास्तव में एक खतरा है। वह न तो हमारे क्लब में शामिल होता है और न ही अंतर्राष्ट्रीय भूत सवारों में दोनों तरफ खेलने की कोशिश कर रहा है। जिधर हवा बहे उधर जा रहा है। ऐसे व्यक्ति को रखने का क्या फायदा? क्या हमें भविष्य में हितों का टकराव होने पर भी ऐसे व्यक्ति के सामने झुकना चाहिए? मीटिंग में मौजूद एक अन्य व्यक्ति ने कहा। अध्यक्ष रमाकांत ने उस पर एक नज़र डाली और जवाब दिया, भूत अपनी मर्जी से इंसानों से बदला नहीं लेते। अगर वे किसी चीज़ को हरा नहीं पाते हैं तो वे भाग जाते हैं। दूसरी ओर इंसान अलग होते हैं। क्या आप एक भूत सवार की जवाबी कार्रवाई के परिणामों का खर्च उठा सकते हैं? बिना कारण किसी पर हमला करने से बदला लिया जाएगा। बहस करने को कुछ नहीं है, आइए हम सब अपना रुख दिखाएं। रोहित ने वास्तव में क्लब के 5 भूत सवारों की मौत का कारण बना है, जिससे बड़ा नुकसान हुआ है। अब क्लब में कर्मचारियों की कमी है। मारना है या रखना है, अपनी राय दें। अगर आप अध्यक्ष उपेंद्र के प्रस्ताव से सहमत हैं तो हाथ उठाएं, एक अन्य व्यक्ति ने सुझाव दिया। मेज के चारों ओर बैठे लोगों ने कुछ पलों के लिए एक दूसरे को देखा और फिर एक एक करके हाथ उठाना शुरू कर दिया। दर्जन भर लोगों में से 90% से अधिक ने अपने हाथ उठाए। अध्यक्ष रमाकांत एक पल के लिए झिझके, लेकिन आखिरकार उन्होंने भी अपना हाथ उठा दिया। बहुत अच्छा। उपेंद्र गुप्ता के होठों के कोनों पर मुस्कान की एक झलक दिखाई दी। चूंकि सभी सहमत हैं, मैं इसे जल्द से जल्द कार्रवाई में लाऊंगा। 10 दिनों से ज्यादा नहीं लगेंगे। जयपुर शहर में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं रहेगा। अध्यक्ष उपेंद्र, रोहित से निपटने के लिए अब किंग एंटरटेनमेंट क्लब कितना भुगतान करने को तैयार है? अगर कीमत सही हो तो मेरी कंपनी यह काम लेने में संकोच नहीं करेगी, एक गंजे क्रूर व्यक्ति ने दांत दिखाते हुए कहा। उसकी आंखों में लालच और पागलपन की चमक थी। उपेंद्र गुप्ता ने जवाब दिया, तुम इसके लायक नहीं हो, क्षमता की कमी है। भूलो मत, मितेश का अंत उसी के हाथों हुआ था। रोहित से निपटने के लिए हमें कुछ विशेष तरीकों का उपयोग करने की आवश्यकता है। मैं इसका ध्यान रखूंगा, तुम बस खबर का इंतजार करो। ठक 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 टिल्ड। ठीक उसी समय मीटिंग रूम के बाहर से दस्तक की आवाज आई। कौन है? अंदर आओ। अगले ही पल रोहित बाहर से अंदर दाखिल हुआ। उसके आते ही मीटिंग रूम में मौजूद सभी लोगों ने एक साथ उसकी ओर देखा। उनकी आंखें स्पष्ट सदमे में चौड़ी हो गईं। ये कैसी स्थिति थी? क्या वे अभी अभी इस रोहित के जिंदा या मुर्दा होने पर चर्चा नहीं कर रहे थे? यह उनके दरवाजे पर कैसे प्रकट हो गया? रोहित। उपेंद्र गुप्ता भी स्तब्ध रह गए। उन्होंने सोचा था कि किसी और एंटरटेनमेंट क्लब का सदस्य आया होगा। उन्होंने कभी कल्पना नहीं की थी कि यह रोहित होगा। क्या उसने उनकी मीटिंग की बातें सुन ली थीं? ये सोचते हुए उपेंद्र गुप्ता खुद को तनावग्रस्त महसूस करने से रोक नहीं पाए। अगर इस समय रोहित उन्हें अनजाने में पकड़ लेता तो क्लब वास्तव में बर्बाद हो जाता। आप सब मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? क्या मैं हाल ही में और सुंदर हो गया हूँ? या फिर आप लोग मेरे पीठ पीछे कुछ गुप्त साजिश कर रहे हैं? रोहित आंखें सिकोड़ते हुए अंदर चला आया। उपेंद्र गुप्ता, अध्यक्ष उपेंद्र, बहुत समय बाद मिले। मुझे उम्मीद है कि मेरे आने से अध्यक्ष उपेंद्र को कोई परेशानी नहीं हुई होगी। उपेंद्र गुप्ता ने खुद को संभाला। रोहित, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम क्लब से नहीं हो और तुम्हारा यहाँ स्वागत नहीं है। स्थिति को देखते हुए वह अभी अभी आया होगा, उसने पिछली मीटिंग की बातें नहीं सुनी होंगी। कोई भी भूत का स्वागत नहीं करता, लेकिन जब एक भूत को प्रकट होने की जरूरत होती है तो वह प्रकट होता है ना? रोहित ने कहा। मेरी फोटो अभी भी प्रोजेक्टर पर है और मेरे दस्तावेज मेज पर हैं। क्या मैंने सही अनुमान लगाया? आप लोग मेरे पीठ पीछे मेरे खिलाफ साजिश कर रहे हैं। सरसराहट टिल्ड। इन शब्दों पर बाकी लोग अब खुद को रोक नहीं पाए। कम से कम 5 या 6 लोग एक साथ खड़े हो गए। हर कोई रोहित पर निशाना साधते हुए एक हैंडगन निकाल रहा था। हम अभी अभी चर्चा कर रहे थे कि तुम्हें कैसे खत्म किया जाए और तुम बिना बुलाए ही आ गए, खुद को हमारे दरवाजे पर पेश कर दिया। बढ़िया, चूंकि तुम आज आए हो, जाने के बारे में सोचना भी मत। अध्यक्ष उपेंद्र, आपको किसी रणनीति या जवाबी उपाय के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। 1 अरब और मैं तुम्हारे लिए उसका काम तमाम कर दूंगा, सैंडी नाम के उस गंजे क्रूर व्यक्ति ने भयंकर रूप से कहा। एक हाई स्कूल का सीनियर, वह कितना जबरदस्त हो सकता है? गोली लगने पर और सिर चकनाचूर होने पर भी मर ही जाएगा। लेकिन उसकी मौत के बाद अध्यक्ष उपेंद्र, आपको सफाई का ध्यान रखना होगा। उसके अंदर के भूत को कोई मुसीबत पैदा न करने दें। सैंडी को 1 अरब चाहिए, मुझे केवल 80 लाख चाहिए। अध्यक्ष उपेंद्र, आपको इस पर विचार करना चाहिए। धत, क्या तुम मेरे धंधे से चोरी कर रहे हो?
सैंडी नाम के गंजे क्रूर व्यक्ति ने शाप दिया। ये देखकर उपेंद्र गुप्ता के पास दिखावा छोड़ने के अलावा कोई चारा नहीं था और उन्होंने सीधे कहा, अगर तुम उससे निपट सकते हो तो मैं तुम में से हर एक को 1 अरब दूंगा। अध्यक्ष उपेंद्र निर्णायक हैं, चलो इसी पर चलते हैं। बाकी लोगों ने उत्साह का भाव दिखाया। रुको रुको 1 मिनट, बस रुक जाओ। रोहित ने सबको रुकने का इशारा करते हुए हाथ हिलाया। तो यहाँ क्या माजरा है? क्या तुम लोगों ने मेरे बारे में सब पता लगा लिया है? क्या तुम लोगों ने पहले ही सोच लिया है कि पैसे का बंटवारा कैसे करना है? अध्याय 146, एक युद्ध आरंभ। रोहित का अचानक कॉन्फ्रेंस रूम में आना सभी को अचंभित कर गया। अभी अभी वे जयपुर शहर में इस अनिश्चित कारक को खत्म करने पर चर्चा कर रहे थे। जैसे ही उन्होंने निर्णय लिया, वह आदमी खुद उनके दरवाजे पर आ गया। क्या यह महज संयोग था या जानबूझकर किया गया था? अगर आप मुझसे निपटना चाहते हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। आखिर बाहर घूमने वाले के कुछ दुश्मन क्यों नहीं होंगे? हालांकि मैं वजह पूछना चाहूंगा। ऐसा लगता है कि मैंने यहाँ मौजूद किसी को नाराज नहीं किया है ना? रोहित कॉन्फ्रेंस टेबल पर बैठ गया। 5 या 6 बंदूकों के उस पर निशाना साधे होने से वह जरा भी परेशान नहीं था। उसके चेहरे पर डर का कोई निशान नहीं था। वह शांत था, इतना शांत कि ऐसा लग रहा था जैसे उसने कमरे में मौजूद लोगों को गंभीरता से लिया ही नहीं। अध्यक्ष उपेंद्र, क्लब के अध्यक्ष के रूप में क्या आप मुझे ये समझा सकते हैं? बिना किसी स्पष्ट कारण के सीधे शत्रुता शुरू करना, मुझे डर है कि आपके आदमी यह समझे बिना मर सकते हैं कि क्यों, जो कि अफसोस की बात होगी। अध्यक्ष उपेंद्र ने गंभीरता से कहा, अब किंग एंटरटेनमेंट क्लब के साथ तुम्हारा कोई झगड़ा नहीं है, लेकिन तुम्हारे आने से कुछ लोगों के रास्ते रुक गए हैं। जयपुर शहर की स्थिति को कुछ खास लोगों द्वारा नियंत्रित करने की आवश्यकता है, न कि तुम्हारे जैसे किसी गुमनाम छात्र के हाथों में छोड़ा जाए। शायद तुम्हें अपनी अहमियत का एहसास नहीं है, लेकिन वास्तव में तुम एक संभावित खतरा हो। एक बार जब तुम मूल्यांकन पास कर लेते हो और एक अंतर्राष्ट्रीय भूत संचालक बन जाते हो तो तुम जयपुर शहर की सार्वजनिक सुरक्षा को संभाल लोगे। तुम्हारे उत्तराधिकार से जयपुर शहर के हित समूहों में महत्वपूर्ण बदलाव आएंगे, और यह कुछ ऐसा है जिसे कई लोग नहीं देखना चाहते। तुम्हारा अनियंत्रित स्वभाव बहुत बड़ा है। क्या ये कारण पर्याप्त है? रोहित ने उसकी ओर देखा। सत्ता संघर्ष, ये वास्तव में आप जैसे वयस्कों की मानसिकता से मेल खाता है, जो लाभ के लिए कुछ भी करते हैं और मानव जीवन की परवाह कम करते हैं। तो मुझे बताओ, रोनी और उसके 4 लोगों के परिवार को क्या तुमने मारा था? रोनी की मौत का क्लब से कोई लेना देना नहीं है। मैं सिद्धांतों वाला आदमी हूँ। मैं कभी भी क्लब के सदस्य पर हाथ नहीं उठाऊंगा। क्या वह भूत के पुनरुत्थान के कारण नहीं मरा? अध्यक्ष उपेंद्र ने उसकी ओर देखते हुए जवाब दिया। भूत के पुनरुत्थान के कारण मरा? रोहित ने व्यंग्य किया। मैं उसके पूरे 4 लोगों के परिवार के मरने की बात कर रहा हूँ। क्या तुम न सुनने का नाटक कर रहे हो? क्या भूत का पुनरुत्थान उसके परिवार के पीछे जाएगा? मैं अभी रोनी के घर से आया हूँ। उसकी पत्नी और 2 बच्चे झूमर से लटके हुए थे, जो कई दिनों से सड़ रहे थे। मुझे बताओ, ये किसने किया? मुझे उसके बारे में नहीं पता, और ये तुम्हारा काम नहीं है। तुम्हें अपनी चिंता ज्यादा करनी चाहिए। क्लब ऐसी जगह नहीं है जहां तुम अपनी मर्जी से आ जा सको। और मैं तुम्हें ये बताने से डरता नहीं हूं। हमने अभी मीटिंग में फैसला किया है, अब किंग एंटरटेनमेंट क्लब ने हुआंगगांग गांव की घटना के कारण हमें हुए नुकसान के चलते तुम्हें एक प्रतिकूल कारक के रूप में खत्म करने का निर्णय लिया है। तुम्हारे कारण हमने 4 भूत संचालकों को खो दिया, जिससे क्लब को भारी नुकसान हुआ और कई लोगों के हित प्रभावित हुए। क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम हमें एक स्पष्टीकरण के हकदार हो? अध्यक्ष उपेंद्र ने सख्ती से कहा। भूत संचालकों की संख्या पहले ही सीमित थी। हुआंगगांग गांव की यात्रा के साथ अब किंग एंटरटेनमेंट क्लब ने 4 सदस्यों को खो दिया। साथ ही हरीश पाल का जाना और रोनी की मौत, अप्रत्यक्ष रूप से 6 लोगों का नुकसान हुआ। इस दोष को रोहित पर डालना ही था। अध्यक्ष उपेंद्र को क्लब के संचालन को बनाए रखने के लिए उसकी मौत की जरूरत थी, और बेशक इसके अन्य कारण भी थे, लेकिन यह उनमें से सिर्फ एक था। एक स्पष्टीकरण। चूंकि तुम्हारा क्लब एक स्पष्टीकरण चाहता है, तो ठीक है, मैं तुम्हें एक दूंगा। रोहित ने साइड टेबल से डक्ट टेप का एक रोल उठाया और अध्यक्ष उपेंद्र को फेंक दिया। ये रहा तुम्हारा डक्ट टेप, इसे ले लो। तुम खुद ही मुसीबत मोल ले रहे हो, यहाँ इतना अहंकार दिखा रहे हो। अध्यक्ष उपेंद्र, आपको उसके साथ नरमी बरतने की जरूरत नहीं है। अगर आप कोई कदम नहीं उठाते हैं तो मैं निश्चित रूप से उठाऊंगा। उसके बगल में बैठा गंजा सैंडी गुस्से के साथ बोला, तो क्या हुआ अगर वह एक भूत संचालक है?
5 या 6 बंदूकें उस पर निशाना साधे हों तो भगवान भी घुटने टेक देगा। क्या वह सच में सोचता है कि कुछ क्षमताएं होने के कारण वह अजेय है? भूत को नहीं मार सकते, पर क्या हम इस आदमी को नहीं मार सकते? रोहित ने उसकी ओर देखा। क्या तुम्हारे किसी आदमी के पास दिमाग नहीं है? क्या भूत संचालकों के मामले वास्तव में साधारण लोगों के लिए हस्तक्षेप करने के लिए हैं? क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम्हें लगता है कि तुम्हारी जिंदगी बहुत लंबी हो गई है, या उसमें थोड़ी रोमांच की कमी है? रोहित, तुम बहुत चतुर हो। शुरू से ही तुमने अपनी क्षमताओं को छिपा कर रखा है। यहाँ तक कि जब अंकुश ने तुम्हारी भूत संचालक फाइलें निकाली तो उसे तुम्हारे पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में कुछ मामूली जानकारी ही मिली, और जिस भूत को तुम नियंत्रित करते हो उसके बारे में सिर्फ 2 शब्द थे, भूत आंख। इसीलिए तुम्हारी फाइल का उपनाम भूत आंख भूत संचालक है। अध्यक्ष उपेंद्र ने कहा, हुआंगगांग गांव से बाहर आने के बाद तुम मेरे भाई से जरूर मिले होगे। हालांकि मुझे नहीं पता कि तुमने उसके साथ क्या सौदा किया, लेकिन तुम्हें शायद अभी तक दूसरे भूत को नियंत्रित करने का मौका नहीं मिला होगा। भयंकर भूत के पुनरुत्थान के बाद से इतना समय नहीं हुआ है, तो एक साधारण व्यक्ति भी तुमसे निपट सकता है। तो हम किसका इंतजार कर रहे हैं? आओ फिर, आज या तो तुम मुझे यहाँ मार दो या मैं तुम्हें मार दूंगा। रोहित कॉन्फ्रेंस टेबल के सामने बैठा रहा, अपना सिर टिकाए हुए, और अध्यक्ष उपेंद्र को घूरता रहा। उसने वहां मौजूद दूसरों की परवाह नहीं की। अगर वे भूत संचालक नहीं थे तो वे तोप का चारा थे। तुम बहुत आत्मविश्वासी हो रोहित। तुम्हें मेरे भाई से क्या मिला? अध्यक्ष उपेंद्र को रोहित से नहीं बल्कि उसके भाई से डर था। रोहित ने जवाब दिया, हो सकता है मुझे कुछ नहीं मिला हो। क्या बात है, डरे हुए हो? लेकिन चिंता मत करो, हालांकि मेरी बिनित के साथ थोड़ी बहुत तालमेल है। जब तुम्हें मारने का समय आएगा तो मैं कोई दया नहीं दिखाऊंगा। तुम निश्चिंत हो सकते हो। अध्यक्ष उपेंद्र की आंखें सिकुड़ गईं। उन्होंने और कुछ नहीं कहा बल्कि सैंडी और दूसरों को इशारा किया। हालांकि ये आदमी भूत संचालक नहीं थे, लेकिन उन सभी में मजबूत पेशेवर कौशल थे। यहाँ तक कि एक सामान्य भूत संचालक को भी वे परेशान कर सकते थे। साधारण लोगों द्वारा पहुंचाए जा सकने वाले नुकसान को पूरी तरह से अनदेखा नहीं कर सकते थे, जब तक कि रोहित एक ऐसे भूत को नियंत्रित नहीं करता जो एक अघुलनशील इकाई थी। लेकिन उसकी संभावना लगभग न के बराबर थी। करो टिल्ड। सैंडी ने दूसरों को संकेत दिया, तुरंत राउंड चैम्बर किए और अपनी कमर से सोने से बना एक विशेष हथियार निकाला। रुको रुको, तुम्हारी लड़ाई का हमसे कोई लेना देना नहीं है। क्या तुम लड़ाई शुरू करने से पहले हमें जाने दे सकते हो? सूट पहने हुए एक कॉर्पोरेट अध्यक्ष जैसा दिखने वाला एक व्यक्ति कुछ घबराहट के साथ बोला। वे केवल शेयरधारक थे, क्लब के संचालन को वित्तपोषित कर रहे थे। वे ऐसी जीवन मृत्यु की लड़ाई में शामिल नहीं होना चाहते थे। तुम क्या सोच रहे हो? वयस्कों के रूप में क्या तुम कम भोले नहीं हो सकते? रोहित ने शांति से कहा, बेशक, जब तुम घास काटते हो तो तुम्हें जड़ें हटानी होंगी। क्या ये लोग अभी अभी सहमति में हाथ नहीं उठा रहे थे? चूंकि उन्होंने हाथ उठाए, इसलिए उन्हें स्वाभाविक रूप से संबंधित परिणाम भुगतने होंगे। किसी को मारना है तो उसका बदला लेना ही होगा, ये तो स्वाभाविक है। बैंग टिल्ड। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, तुरंत एक गोली चली। गोली बिना गलती किए अपने निशाने पर लगी, सीधे रोहित के माथे को भेदती हुई पीछे एक छेद छोड़ गई। फिर भी कोई खून नहीं बहा। मैंने अभी तक अपनी बात पूरी नहीं की है और तुम अभी कदम उठाने का फैसला करते हो। तुम सच में अपने क्षण चुनते हो। रोहित का सिर धीरे धीरे घुमा, उस व्यक्ति पर अपनी नज़र टिका दी जिसने चुपके से गोली चलाई थी। उसकी परछाई तेजी से जमीन के साथ बहती हुई उसके पैरों के तलवों में समा गई और फिर तेजी से उसके शरीर में विलय हो गई। गोली चलाने वाले का शरीर थोड़ा कांपा, लेकिन फिर उसे किसी और अजीब सनसनी का एहसास नहीं हुआ, बस एक अचानक ठंडक महसूस हुई। सब लोग एक साथ हमला करो। वह एक अलौकिक इकाई नियंत्रक है, क्षमताएं अज्ञात हैं। उसकी आंखों पर ध्यान दो। सैंडी धीमी आवाज में गरजा, रोहित पर एक के बाद एक राउंड फायर करते हुए। बैंग बैंग बैंग। बंदूकों की एक श्रृंखला एक बहरा कर देने वाली दहाड़ में विलीन हो गई। विशेष रूप से बनी गोलियां अधिकांश साधारण अलौकिक इकाई नियंत्रकों को मार सकती थीं, सिवाय मनोज और रोनी जैसे लोगों के, जिनके शरीर पहले ही मर चुके थे। चलो इस अवसर का लाभ उठाकर देखते हैं कि रोहित की क्षमताएं क्या हैं। अध्यक्ष उपेंद्र वहीं खड़े रहे। कार्रवाई करने की कोई योजना नहीं थी। रोहित की क्षमताओं को समझे बिना अंदर घुसना एक बहुत ही लापरवाह काम था। गोलीबारी आने में भयंकर और जाने में तेज थी। जल्द ही
हवा जलते बारूद की गंध से भर गई और कई कंपनी अध्यक्ष छिप गए, पास आने की हिम्मत नहीं कर रहे थे, गलती से घायल होने से डर रहे थे। आखिर ये असली गोलियां थीं और एक लापरवाह गलती से मौत हो सकती थी। हालांकि अगले ही पल सैंडी और अन्य लोगों की पुतलियां सिकुड़ गईं, उन्हें सदमा लगा। ठीक उनके सामने रोहित अभी भी अपनी मूल स्थिति में बैठा था, 1 इंच भी नहीं हिला था और उसके शरीर पर कुछ और गोली के छेद होने के अलावा वह उन्हें देखते हुए एक अक्षत व्यक्ति से अलग नहीं लग रहा था। गोलियां खत्म हो गईं। 1 लाख रुपये प्रति गोली, तुम सच में खर्च करने को तैयार हो? हर व्यक्ति को कम से कम 1 करोड़ का नुकसान हुआ होगा। असंभव, तुम अक्षत कैसे हो सकते हो? किसी ने सदमे में दहाड़ा। रोहित के शरीर पर गोली के छेद धीरे धीरे गायब हो गए, ठीक वैसे ही जैसे शूटिंग गेम में गोली के छेद जो थोड़ी देर बाद सिस्टम द्वारा स्वचालित रूप से ताज़ा हो जाते हैं, और जल्द ही सभी निशान मिट गए। वह अपनी पिछली स्थिति में लौट आया। तुम्हारे दिमाग के साथ तुम्हें समझाना बहुत मुश्किल है, इसलिए बिल्कुल भी न समझाना बेहतर है, क्योंकि तुम सब वैसे भी मरने वाले लोग हो। रोहित अभी भी अपनी सीट पर बैठा रहा। अब उसने भी पिस्तौल के साथ अपना हाथ उठाया, उसे पुरुषों में से एक की ओर इशारा किया। तुम्हें मारने के लिए अन्य तरीकों का उपयोग करना मेरी ओर से बहुत क्रूर लगेगा। चूंकि तुम इतना खर्च करने को तैयार हो, मैं कंजूस नहीं हो सकता। मैं भी 1 लाख रुपये की गोली खरीद सकता हूँ। अच्छा नहीं। बंदूक द्वारा इशारा किए गए आदमी का रंग अचानक बदल गया, क्योंकि उसने जल्दी से सबसे मानक और सबसे तेज चकमा देने वाला पैंतरा किया। इस पैंतरे से, जब तक कि यह अक्सर बंदूकों को संभालने वाला एक अनुभवी नहीं था, कोई शायद महत्वपूर्ण बिंदुओं को ज्यादा से ज्यादा चूक जाता। बैंग टिल्ड। हालांकि जैसे ही गोली की आवाज आई, पेशेवर तुरंत धड़ाम से जमीन पर गिर गया। उसका माथा चकनाचूर हो गया, खून हर जगह फूट पड़ा। देखने वालों के लिए उसका चकमा देने का प्रयास मौत से पहले एक मेघ की अंतिम छलांग जितना व्यर्थ लगा। पूरी तरह से बेकार, यहाँ तक कि कुछ हास्यास्पद, हंसने की इच्छा को प्रेरित करता हुआ। लेकिन इस स्थिति में कोई भी खुद को हंसा नहीं सका। अगला, रोहित अभी भी अपनी जगह पर बैठा रहा, उसकी बंदूक अब दूसरे व्यक्ति की ओर इशारा कर रही थी। धिक्कार है, उस आदमी ने पिछले दृश्य का गवाह बनने के बाद ठंडे पसीने से भीग गया और घबराहट में तुरंत कॉन्फ्रेंस टेबल के नीचे झुक गया। इन विशेष गोलियों में प्रवेश की कमी थी, किसी व्यक्ति को मारने के लिए ठीक था, लेकिन एक बार किसी वस्तु से बाधा आने पर उनकी घातकता बहुत कम हो जाती थी। भेदन शक्ति के मामले में साधारण गोलियों से तुलना करने लायक नहीं थी। आखिरकार वे लोगों को मारने के लिए डिज़ाइन नहीं की गई थीं। लेकिन जैसे ही उसने ये सोचा, एक गोली चली। जवाब में वह आदमी जमीन पर गिर गया, उसके सिर के पीछे का हिस्सा फट गया और खून बाहर निकल आया, जिससे कई आसपास के कंपनी अध्यक्षों पर खून के छींटे पड़ गए, जिससे वे तब तक डर गए जब तक कि उनके चेहरे पीले नहीं पड़ गए और उनके शरीर कांपने लगे। स्थिति वास्तव में बहुत भयानक लग रही थी। अध्याय 147, उपेंद्र गुप्ता का भूत। बैंग टिल्ड। 2 बंदूक की गोलियां चलीं, जिनके बीच में कुछ सेकंड का अंतराल था, जो दर्शाता है कि फायरिंग की गति तेज नहीं थी। लेकिन ये 2 शॉट अत्यंत कुशल थे। पलक झपकते ही 2 कुशल पेशेवर ढेर हो गए। इस स्तर के कौशल के साथ तुम में से कोई भी आज जिंदा नहीं बचेगा। रोहित ने जमीन पर पड़ी दोनों लाशों को देखा, फिर अपनी बंदूक तीसरे की ओर तान दी। इसलिए यदि तुम्हारे पास कोई चाल बची हो तो जल्दी से उसका इस्तेमाल कर लो। संकोच मत करो, अन्यथा बाकी सबका भी यही हश्र होगा। उस पल घबराहट हर चेहरे पर साफ झलक रही थी। अब तक उन्होंने जो देखा था, रोहित की क्षमताएं वास्तव में विचित्र थीं। विशेष हथियार उसे नुकसान नहीं पहुंचा सके और उसकी गोलीबारी से बचना असंभव लग रहा था। यहाँ तक कि मेज के नीचे छिपने से भी सिर में गोली लगने से नहीं बचा जा सका। यह एक भ्रम है, तुम जो कुछ भी देख रहे हो वह एक भ्रम है। बहकावे में मत आओ, तुम्हारे सामने बैठा व्यक्ति नकली है, असली कहीं और छिपा हुआ है। अचानक उसी पल उपेंद्र गुप्ता ने तेज आवाज में सबको सतर्क करते हुए कहा। उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ा कि वे रोहित को पकड़ पाएंगे या नहीं। अगर वे ऐसा कर पाते हैं तो बहुत अच्छा, अगर नहीं तो वे कम से कम तोप के चारे के रूप में अपनी भूमिका निभाएंगे, जिससे उसे रोहित की वास्तविक क्षमताओं का पता लगाने में मदद मिलेगी। ये निर्णायक था। भ्रम। इस जानकारी के साथ सैंडी ने तेजी से अपनी कमर से एक धुआं ग्रेनेड निकाला, पिन खींचा और उसे जमीन पर फेंक दिया। अगले ही पल हल्का सुनहरा धुआं पूरे क्षेत्र में भर गया। यह क्या चीज है? क्या कोई मुझे समझाएगा? मेज के बगल में बैठा रोहित थोड़ा अस्थिर लग रहा था। एक विकृत सिग्नल की तरह उसके गायब होने की भावना थी।
ये बस एक विशेष धुआं ग्रेनेड है जिसमें सोने के घटक हैं, जिसका उपयोग विशेष रूप से उन अदृश्य भूतों को प्रकट करने के लिए किया जाता है। यह इस तरह की तंग जगहों में विशेष रूप से उपयोगी है। कोई आश्चर्य नहीं कि सभी गोलियों ने तुम्हें विचलित नहीं किया, हमें एक भ्रम से धोखा दिया गया था। तुम वास्तव में एक मुश्किल शख्स हो, सैंडी ने ठंडे होकर कहा, चारों ओर स्कैन करते हुए। उसे जानकारी लीक होने की चिंता नहीं थी। अगर यह रोहित की स्थिति का पता लगाने में मदद कर सकता है तो यह आदर्श होगा। तो ये बात है, उपकरण का एक दुर्लभ टुकड़ा। ये ऑनलाइन बिक्री के लिए नहीं है। मुझे आश्चर्य है कि इसकी कीमत कितनी होगी। ये महंगा होगा। रोहित की आवाज़ दूसरी जगह से आई, मेज के सामने से नहीं। वहाँ टिल्डा, सैंडी चिल्लाया। अन्य दो ने तुरंत अपनी हैंड क्रॉसबो से 2 तीर चलाए। धप धप, दरवाजे में तीर घुसने की आवाज़ सुनाई दी और एक आकृति वहां स्थिर हो गई, जैसे कि उसे कील ठोंक दी गई हो। वूश वूश टिल्डा। बस सुरक्षित रहने के लिए दोनों पुरुषों ने कुछ और तीर मारे जब तक कि वे सुनिश्चित नहीं हो गए कि वह आकृति मर चुकी है। फिर सावधानी से आगे बढ़े। सावधान रहना। दोनों सतर्कता से आगे बढ़े, हाथों में हथियार थे। लेकिन जब वे करीब पहुंचे तो उन्हें ये देखकर झटका लगा कि दरवाजे पर लगा व्यक्ति रोहित नहीं, बल्कि क्लब के मालिकों में से एक था। क्लब मालिक के सिर में 2 तीर घुसे हुए थे, एक ही वार में मृत। उसके शरीर पर भी तीरों से कई घाव थे। उसकी मौत क्रूर हुई थी। लेकिन क्या तुमने सच में सोचा था कि एक धुआं ग्रेनेड मुझे प्रकट कर देगा? तुम साधारण लोग पैसे के लिए इतने लालची हो कि तुम सबने अपना दिमाग खो दिया है। तुमने कब सोचना शुरू कर दिया कि तुम एक भूत नियंत्रक को मार सकते हो? रोहित की आकृति उनके पीछे दिखाई दी। अब दोनों हाथों में एक एक बंदूक थी, जिसे उसने जमीन से उठा लिया था। बंदूकों की ठंडी धातु दोनों पुरुषों के सिर के पीछे दबी हुई थी। इस ठंडे स्पर्श ने उन्हें तनावग्रस्त कर दिया। वे जोरों से पसीना बहा रहे थे। रोहित, रोहित, हमें बस काम करने के लिए भुगतान किया जाता है, कृपया हमें जाने दो। हम इस बार हार मानते हैं और हम कसम खाते हैं कि फिर कभी तुम्हारे खिलाफ नहीं जाएंगे। उन्होंने दया की भीख मांगते हुए अपने हाथ ऊपर उठा लिए। जरूर, रोहित ने कहा। दोनों खुद को राहत महसूस करने से नहीं रोक पाए। बैंग, गोली चली और 2 शरीर हवा में उड़ गए। इस जीवन में मेरा मूड नहीं है, मैं तुम्हें अगले में माफ कर दूंगा, रोहित ने ठंडे चेहरे से कहा। एक बार भूत क्षेत्र में यहाँ मौजूद लोगों में से कोई भी बाहर नहीं जा रहा था। भूत क्षेत्र पर उसका वर्तमान नियंत्रण आसानी से पूरे कॉन्फ्रेंस हॉल को ढंक सकता था। जिस क्षण वह दरवाजे से अंदर आया, ये लोग पहले ही उसके भूत क्षेत्र के अंदर थे। हास्यास्पद, किसी को भी अब तक इसका एहसास नहीं हुआ है। ये कहा जाना चाहिए कि यह क्षमता वास्तव में अघुलनशील है। फिर अगला, रोहित ने एक और लक्ष्य ढूंढा। ये दृश्य देखकर उपेंद्र गुप्ता अब और शांत नहीं बैठ सके। अगर यह जारी रहा तो रोहित द्वारा सभी को मार दिया जाएगा। उसकी शक्ति साधारण लोगों के लिए बहुत जबरदस्त थी। उनकी नज़रों में केवल इस भ्रम से वह सबको हेरफेर कर सकता था। उससे लड़ने की तो बात ही छोड़िए, रोहित के हाथों से बचना भी एक बहुत बड़ी चुनौती थी। वास्तव में एक भूत नियंत्रक से निपटने के लिए एक और भूत नियंत्रक को आगे आना होगा, उपेंद्र गुप्ता ने ठंडे होकर कहा। जैसे ही वह धुएं में चला गया, सीधे गोलीबारी के स्रोत की ओर बढ़ रहा था। जैसे ही वह चला, उसने अपना महंगा सूट और अपनी कमीज भी उतार दी। उपेंद्र गुप्ता अपने ऊपरी शरीर को नंगा कर चुके थे। उसके शरीर का स्वरूप कैसा था? हरे काले रंग के मांस के टुकड़े, मृत्यु के धब्बों से ढकी पुरानी त्वचा और पीली रक्तहीन मांसपेशियां। वे हिस्से जो मानव शरीर से संबंधित नहीं लगते थे, उन्हें सोने के धागे से जबरदस्ती एक साथ सिल दिया गया था। और हालांकि सिली हुई घाव कसकर बंद थे, वे कभी ठीक नहीं हुए, जैसे कि विभिन्न जीवों के टुकड़ों को एक साथ जोड़ दिया गया हो, जिससे उपचार असंभव हो गया हो। इस तरह दिखने पर एक साधारण व्यक्ति तो कब का मर चुका होता। लेकिन उपेंद्र गुप्ता मरा नहीं था। इसके विपरीत वह अभी भी बहुत जिंदा था और एक भयंकर भूत के पुनर्जीवित होने के कोई संकेत नहीं दिखा रहा था। ठीक से कहा जाए तो वह एक सच्चा भूत नियंत्रक नहीं था। उसने किसी भयंकर भूत को वश में नहीं किया था। वह प्रयोगशाला का एक उत्पाद था, एक मानव निर्मित प्राणी, और यह सब उसके जैविक बड़े भाई अरूप गुप्ता के कारण था, जिसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध प्रोफेसर बिनित के नाम से भी जाना जाता था। जैसे ही उपेंद्र गुप्ता रोहित के पास पहुंचा, भूत क्षेत्र के भीतर रोहित को एक भयावह भावना हुई कि उसका भूत क्षेत्र सिकुड़ रहा है, जैसे कि इसे किसी चीज द्वारा जबरदस्ती दबाया जा रहा हो और इसकी सीमा विस्तारित नहीं हो सकती थी। रोहित ने उपेंद्र गुप्ता की ओर देखा।
मुझे परवाह नहीं है कि तुम्हारे पास क्या क्षमता है, लेकिन चूंकि मैंने पहले ही कदम उठा लिया है, हो सकता है कि मैं तुम्हें मारने में सक्षम न हो पाऊं, लेकिन तुम्हें कैद करना कोई समस्या नहीं है, अरूप गुप्ता ने ठंडे चेहरे से कहा। टप टिल्ड। जैसे ही वह चला, उसके शरीर से मांस का एक भयानक टुकड़ा टूटकर जमीन पर गिर गया। वह चलता रहा। मांस का एक और टुकड़ा अरूप गुप्ता के शरीर से गिर गया। सोने के धागे अलग हो रहे थे, उसके शरीर का एक बड़ा हिस्सा पहले ही गायब था, जो भयावह और डरावना लग रहा था। और जैसे ही उसके शरीर से मांस जमीन पर गिरा, अभी तक न फैले हुए सुनहरे धुएं के भीतर अचानक एक अस्पष्ट मानवाकार छाया दिखाई दी। उस व्यक्ति ने जमीन से मांस उठाया और फिर धीरे धीरे उपेंद्र गुप्ता के पीछे चलने लगा। स्पष्ट रूप से, जो उसका पीछा कर रहा था वह इंसान बिल्कुल नहीं हो सकता था, बल्कि एक भूत था, एक असली भूत। अध्याय 148। स्थिति में बदलाव। एक भूत प्रकट हुआ। जिस क्षण उपेंद्र गुप्ता ने कदम बढ़ाया, रोहित ने तुरंत भूत क्षेत्र के भीतर बदलाव महसूस किया। अपने ही क्षेत्र में एक अवांछित व्यक्ति का अचानक प्रकट होना, अगर उसे इसका एहसास नहीं होता तो वह इतने लंबे समय तक जीवित रहने के योग्य नहीं होता। अन्य भूत मालिकों के विपरीत, यह उपेंद्र गुप्ता वास्तव में सीधे अपने शरीर से एक भूत को रिहा कर सकता है, जैसे कि उसने जबरदस्ती अपने अंदर एक भूत को छिपा रखा हो। दुष्ट भूतों को नियंत्रित करने का ये तरीका अन्य भूत मालिकों से थोड़ा अलग है। रोहित ने उपेंद्र गुप्ता को करीब आते देखा। उसके शरीर का मांस झड़ रहा था। झड़ता हुआ मांस किसी सामान्य व्यक्ति का नहीं था, बल्कि किसी और के शरीर से हिंसक रूप से फाड़कर उसके शरीर पर सिला गया था। जब कपड़े पहने होते थे तो इसे पहचाना नहीं जा सकता था, लेकिन अब जब उपेंद्र गुप्ता ने अपने कपड़े हटा दिए थे तो उसके सूट और शर्ट के नीचे छिपा हुआ घिनौना शरीर सामने आ गया था। ये भूत बहुत खतरनाक है, रोहित ने बुदबुदाया। हालांकि सुनहरी धुंध में लिपटा होने के कारण वह भूत का रूप स्पष्ट रूप से नहीं देख सका, लेकिन वह धुएं में उपेंद्र गुप्ता के पीछे लगातार पीछा करती हुई एक काली मानव छाया को महसूस कर सकता था। रोहित, सच कहूं तो मैं इस शरीर से घृणा करता हूं। अगर संभव हो तो मैं मरने के क्षण तक एक बार भी दुष्ट भूत की शक्ति का उपयोग नहीं करूंगा, लेकिन तुमने आज जो किया वह वास्तव में बहुत ज्यादा था, उपेंद्र गुप्ता ने ठंडे चेहरे से कहा। तुम्हें मारने के लिए हद पार की। क्या पहली गोली तुमने नहीं चलाई थी? अगर हम अदालत भी जाते तो भी मुझे आत्मरक्षा का न्याय मिलता, रोहित ने जवाब दिया, उसका रूप धीरे धीरे बगल से उभरता हुआ। साथ ही तुम मेरी क्षमताओं के बारे में कितना जानते हो? भूत मालिकों के बीच भी शक्ति के विभिन्न स्तर होते हैं और दुर्भाग्य से तुम्हारे लिए मेरी काफी विशेष है। दुष्ट भूत को नियंत्रित करने से प्राप्त हर व्यक्ति की शक्ति बहुत अद्वितीय होती है। तुम कोई अपवाद नहीं हो, उपेंद्र गुप्ता ने कहा। रोहित ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, तुम सही कह रहे हो। हर कोई जिसने दुष्ट भूत को नियंत्रित करने से असाधारण शक्तियां हासिल की हैं, वह सोचता है कि वे विशेष हैं, लेकिन व्यक्तिगत रूप से मुझे अभी भी लगता है कि मेरी क्षमताएं तुम्हारी तुलना में थोड़ी अधिक अद्वितीय हैं। तो हम किसका इंतजार कर रहे हैं? आओ फिर, उपेंद्र गुप्ता ने बिना झुके रोहित को घूरना जारी रखा। वह ये निर्धारित नहीं कर सका कि उसके सामने वाला व्यक्ति असली था या महज उसका अपना भ्रम। अगर यह भूत द्वारा बनाया गया भ्रम था तो वह खुद से अंतर नहीं कर पाएगा, लेकिन इसे परखने का एक तरीका था। वह ये देखना था कि जब वह अपनी बंदूक चलाता है तो गोलियां किस दिशा से उड़ती हैं। असली शरीर वही होगा। सरल और प्रभावी। रोहित ने चारों ओर देखा और कहा, खुद को बराबर मानने का मजाक मत करो। सच्चाई यह है कि हमारी लड़ाई शुरू से ही समाप्त हो चुकी थी। तुम्हारे शरीर से उस भूत को रिहा करने से मैं वास्तव में सतर्क हो गया हूं। इसलिए सबसे बुद्धिमान तरीका तुम्हारे शरीर के भूत के सीधे संपर्क में आना नहीं है, बल्कि अपनी दूरी बनाए रखना है। मैं इसके बजाय तुमसे निपट सकता हूं। मैं उस भूत का सामना क्यों करूं जिसे मारा नहीं जा सकता? तुम मेरी क्षमता देखना चाहते हो, है ना? चूंकि तुम मरने वाले हो, मैं तुम्हें दिखाता हूं, उसने कहा। जैसे ही उसने अपनी बात खत्म की, उसके माथे पर एक भयानक कट फट गया। एक भयावह रक्त लाल आंख मांस के भीतर घूम गई और फिर अचानक उभर आए। उपेंद्र गुप्ता को एक हल्की लाल चमक के साथ घूरने लगी। भूत आंख। उपेंद्र गुप्ता अंदर ही अंदर कांप उठे। वह रोहित की फाइलों से केवल इतना जानता था कि उसने एक भूत की आंख को नियंत्रित किया था, लेकिन वह उसकी शक्तियों के बारे में कुछ नहीं जानता था। और जैसे ही रोहित ने भूत आंख खोली, उनके आसपास का दृश्य तुरंत बदल गया। किसी तरह कॉन्फ्रेंस रूम अब एक लाल रोशनी में लिपटा हुआ था, जिससे सब कुछ ऐसा लग रहा था जैसे वह ताज़े खून में भिगोया गया हो। न केवल ये कमरा बल्कि खिड़की के बाहर की दुनिया भी लाल चमक रही थी। आकाश में कोई सूरज दिखाई नहीं दे रहा था।
ऊपर केवल एक गहरा लाल आकाश फैला हुआ था। यह अब कॉन्फ्रेंस रूम नहीं है। उपेंद्र गुप्ता की पुतलियां तेजी से सिकुड़ गईं। वह तेजी से देखने के लिए मुड़ा। वास्तव में आसपास की सुनहरी धुंध जो सब कुछ ढंक चुकी थी, बिना किसी निशान के गायब हो गई थी। सैंडी द्वारा जमीन पर फेंका गया धुआं ग्रेनेड कहीं नहीं मिला, और जो लोग पहले मर चुके थे उनके शव भी गायब हो गए थे। तुम तेज दिमाग के हो। ये वास्तव में वह कॉन्फ्रेंस रूम नहीं है जिसमें हम पहले थे। चूंकि स्थान बदल गया है, तो तुम्हें क्या लगता है कि तुमने अभी अभी जो भूत रिहा किया था वह कहाँ है? रोहित ने पूछा। असंभव, तुम ऐसी चीज कैसे कर सकते हो, भूत को भी हटाना? उपेंद्र गुप्ता ने सदमे में रोहित को घूरते हुए कहा। उसने चारों ओर देखा और अन्य लोग भी उतने ही घबराए हुए लग रहे थे। ऐसा लग रहा था कि उन्होंने अपने परिवेश में इस तरह के अचानक बदलाव का अनुमान नहीं लगाया था। किसने कहा कि मैंने भूत को हटा दिया? मैंने बस तुम्हें और मुझे दूर कर दिया। तुमने जो भूत रिहा किया वह अभी भी कॉन्फ्रेंस रूम में है। एक काफी अनूठी क्षमता है ना? विशेष रूप से भयंकर नहीं, लेकिन जीवन को बचाने में बहुत प्रभावी। अगर चतुराई से इस्तेमाल किया जाए तो इसमें भयानक घातक क्षमता हो सकती है, रोहित ने समझाया। विशेष रूप से साधारण लोगों के खिलाफ। इतना कहकर उसने अपनी बंदूक आकाश की ओर उठाए और फायर किया। बैंग टिल्ड। एक गोली गूंजी। जैसे ही क्लब के एक शेयरधारक का सिर फट गया, वह मौके पर ही मृत होकर गिर पड़ा। उसे रोहित ने एक ऐसे कोण से गोली मारी थी जहां से गोली मारना पूरी तरह से असंभव था। हालांकि उसी पल उपेंद्र गुप्ता ने तुरंत उसी दिशा में कई शॉट फायर किए जहां से गोलियां आई थीं। गोलियों की विशेषता ये थी कि वे दुष्ट भूतों की शक्ति से प्रभावित नहीं हो सकती थीं। अगर उसके सामने वाला व्यक्ति नकली था, तो जिस दिशा से गोलियां आईं वह असली होनी चाहिए। दूसरों को भी इसका एहसास हुआ और सैंडी दहाड़ा, लोगों पर गोली मत चलाओ, लोग नकली हैं, असली वहीं छिपा हुआ है। हालांकि इससे पहले कि वह अपना वाक्य पूरा कर पाता, उसके बगल का व्यक्ति ब्लॉकों के ढेर की तरह गिर पड़ा। उसका शरीर डगमगाया और फिर जमीन पर टुकड़ों में गिर गया। एक सिर अभी भी सदमे और अविश्वास से चौड़ी आंखों वाला था। क्या हो रहा था? भ्रम ने उसके दिमाग को भर दिया, लेकिन उस भ्रम से परे और भी डर और निराशा थी। अगले ही पल एक छाया धीरे धीरे सैंडी के पैरों के नीचे जमीन के साथ विलय हो गई, धीरे धीरे उसके शरीर में रिस गई। और यह सब सैंडी को खुद अज्ञात था। एक सेकंड रुको, सैंडी। उपेंद्र गुप्ता के माथे पर ठंडा पसीना आ गया और उसने अपने हाथ से इशारा किया। ये बेकार है, तुम मेरी स्थिति को जाने बिना आंख बंद करके गोली चला रहे हो। भले ही तुम गंदे पानी में मछली पकड़ रहे हो, तुम्हारे लिए मेरी सटीक स्थिति का पता लगाना असंभव है। तुम असली और नकली में अंतर नहीं बता सकते, तो तुम भ्रामक और असली में कैसे अंतर बता सकते हो? तुम्हारी आंखें तुम्हें धोखा दे सकती हैं, लेकिन क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे कान नहीं कर सकते? रोहित की आवाज़ दूसरी जगह से आई। दोनों आदमी देखने के लिए मुड़े। उन्होंने उसे एक लाउंज कुर्सी पर बैठे देखा। वह कुर्सी बाहर के बगीचे में से एक थी। दूसरे शब्दों में, वे अब इमारत के अंदर नहीं थे, वे बाहर चले गए थे। धिक्कार है, तुम क्या भला हो? उपेंद्र गुप्ता अब गुस्से में था। हमारी जानकारी के बिना तुमने हम सभी की जगह बदलने में कामयाबी हासिल कर ली है। वह शायद ही इस पर विश्वास कर सका। फिर भी कुछ अनुभव ने उसे बताया कि ऐसी क्षमता दुष्ट भूतों के बीच मौजूद थी। भूत क्षेत्र, एक क्षमता जो लगभग केवल इस स्तर के दुष्ट भूतों में पाई जाती थी, जिसे अधिकांश लोग एक अघुलनशील शक्ति मानते थे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह भूत क्षेत्र था या नहीं, लेकिन उसने जिस भूत को बुलाया था, उसे खुद को दिखाने का भी मौका नहीं मिला इससे पहले कि दूसरे ने उसका काम तमाम कर दिया। ऐसी परिस्थितियों में जीतने का कोई मौका नहीं था। कोई भी होता तो उसका यही हश्र होता। और इसके अलावा उपेंद्र गुप्ता ने जिस भूत को रिहा किया था, उसे वह बहुत देर तक बाहर रहने देने की हिम्मत नहीं कर सका। अगर बहुत ज्यादा समय बीत जाता तो उसे नहीं पता था कि भूत अनियंत्रित हो जाएगा या नहीं। बहुत बात हो गई, मैं एक व्यस्त आदमी हूँ। उसे मारो, रोहित ने कहा। क्या? उपेंद्र गुप्ता क्षण भर के लिए हक्का बक्का रह गया। फिर उसे अचानक कुछ एहसास हुआ और वह देखने के लिए मुड़ा। कुछ अनजाने समय में उसके बगल का सैंडी पहले ही मृत जैसा पीला पड़ चुका था। उसकी आंखें बंद थीं, वह एक मरे हुए आदमी की तरह गतिहीन खड़ा था, और उसका हाथ पहले ही अपना सिर पकड़ चुका था। धिक्कार है, सैंडी को रोहित ने कब नियंत्रित कर लिया था? मुझे व्यक्तिगत रूप से तुम जैसे नेक्रोमेंसर तांत्रिक से निपटना पसंद नहीं है, इसलिए सबसे अच्छा तरीका है कि काम करने के लिए किसी और को ढूंढा जाए। कहीं ऐसा न हो कि मुझे कोई अजीब स्थिति का सामना करना पड़े, रोहित ने कहा। चटक,
एक हल्की आवाज आई और उपेंद्र गुप्ता का सिर उसके बगल के सैंडी द्वारा हटा दिया गया, जैसे कि वह एक बिल्डिंग ब्लॉक का टुकड़ा हो। उपेंद्र गुप्ता, जिसका सिर हटा दिया गया था, तुरंत नहीं मरा। इसके बजाय उसने अपनी आंखें चौड़ी खोल दी, रोहित को घूर रहा था और एक भयानक वास्तविकता का एहसास कर रहा था। ये रोहित निश्चित रूप से केवल एक एकल भूत को नियंत्रित नहीं कर रहा था, वह कम से कम 2 भूतों को नियंत्रित कर रहा होगा। तुम्हें विदाई देने का समय। रोहित केवल उसके शरीर को जमीन पर गिरने के बाद ही उसके पास गया और सावधानी से उसने उसके सिर पर एक अतिरिक्त शॉट फायर किया। खोपड़ी फट गई। हालांकि अजीब बात यह थी कि उसने अपने सिर के अंदर उपेंद्र गुप्ता की खोपड़ी नहीं देखी, लेकिन उपेंद्र गुप्ता के वास्तव में मर जाने की पुष्टि करने के बाद उसने इस पर ज्यादा नहीं सोचा। अध्याय 149 पूछताछ। वास्तव में जो समय लगा कदम उठाने से पहले और बाद में, वह 5 मिनट से भी कम था। उपेंद्र गुप्ता और प्रतिरोध की क्षमता वाले अन्य लोगों का रोहित ने काम तमाम कर दिया था। अगर उपेंद्र गुप्ता ने अपने शरीर के भीतर के भूत को रिहा न किया होता, जिससे रोहित को क्षण भर के लिए स्थिति बदलने और आड़ लेने के लिए मजबूर होना पड़ा, तो उनका अंत और भी तेज होता। भूत क्षेत्र का प्रभाव भूतों पर महत्वपूर्ण नहीं था, लेकिन ये लोगों के खिलाफ विशेष रूप से प्रभावी था। वे सब मर गए हैं जिन्हें मरना चाहिए था, और अब तुम्हारी बारी है। मेज के नीचे छिपने की अब कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि असलियत में ये कॉन्फ्रेंस टेबल मौजूद नहीं है। रोहित पास आया। उसका शरीर कॉन्फ्रेंस टेबल से गुजरा जैसे ही वह धीरे धीरे आगे बढ़ा। विशाल मेज धीरे धीरे गायब हो गई, और जब वह पूरी तरह से चली गई, तो जयपुर शहर के 4 या 5 जाने माने धनी व्यवसायी सूट और चमड़े के जूते पहने हुए कांपते हुए जमीन पर फैले हुए थे। तुम सब प्रतिष्ठित व्यक्ति हो, क्या तुम कुछ कहने वाले नहीं हो? अगर तुम नहीं कहते हो तो कोई बात नहीं, तुम्हें विदाई देना उतना ही आसान होगा। रोहित ने बंदूक को एक व्यवसायी पर तानते हुए कहा। कृपया गोली मत चलाना, हम सिर्फ साधारण लोग हैं, हमें मारने से तुम्हें कोई लाभ नहीं होगा, उस अमीर व्यवसायी ने जल्दबाजी में हकलाते हुए कहा। रोहित ने कहा, लेकिन इससे कोई नुकसान भी नहीं होगा, मुझे जाने दो और मैं तुम्हें 3 अरब दूंगा, कैसा रहेगा? दूसरे व्यवसायी ने याचना से भरा चेहरा लिए हुए पैसों का उपयोग करके अपनी जान खरीदने की कोशिश करते हुए कहा। रोहित ने उस पर एक नज़र डाली, उसके चारों ओर लाल रोशनी चमकी और व्यवसायी तुरंत अपनी जगह से गायब हो गया। अगले ही पल 10 मीटर जमीन के नीचे दफन हो गया। यह अब पैसों के बारे में नहीं है। तुम्हारे पास कितना भी हो, तुम अभी भी मरने वाले हो। तुम लोग जितने अमीर होते हो उतने ही खतरनाक बन जाते हो। कौन जानता है कि तुम्हें जाने देने के बाद तुम मेरे सिर पर कीमत लगा दोगे। विशाल फिरौती उसे प्रभावित नहीं कर सकी। वह अभी भी अंतर कर सकता था कि कौन सा पैसा लिया जा सकता है और कौन सा नहीं। अगर वह लापरवाह ढंग से लालची होता तो उसका अंत देर सवेर हो ही जाता। फिर तुम क्या करना चाहते हो? थोड़े से पैसों के अलावा हम बेकार हैं। अगर तुम हमें जाने देते हो तो हम तुम्हारे साथ कुछ नहीं करेंगे, है ना? पिछले व्यवसायी ने शोकपूर्ण चेहरे के साथ कहा। रोहित ने कहा, ऐसे मत कहो, तुम सब काफी शक्तिशाली हो। तुमने तो हाथ उठाकर लोगों को मारने के लिए भी वोट दिया है, भूत के मारने से भी ज्यादा क्रूर। लेकिन कुछ बातें हैं जो मैं उपेंद्र गुप्ता से नहीं पूछना चाहता था। अगर तुम में से कोई जानता है कि मैं क्या जानना चाहता हूं, तो मैं तुम में से एक को बख्शने पर विचार कर सकता हूं। आखिरकार मैं कोई ऐसा राक्षस नहीं हूं जो बिना पलक झपकाए मारता हो, मुझमें अभी भी थोड़ी ईमानदारी बची है। तुम क्या पूछना चाहते हो? रोनी को किसने मारा? उपेंद्र गुप्ता ने पहले कहा था कि यह क्लब का काम नहीं था, और मैं कुछ हद तक उस पर विश्वास करता हूं। आखिरकार रोनी एक क्लब सदस्य था। चाहे वह कितना भी निर्दयी क्यों ना हो, वह अपने ही लोगों को मारकर अपने ही ब्रांड को बर्बाद करने जितना मूर्ख नहीं होगा। रोहित ने पूछा। मैं सच में नहीं जानता। हालांकि हम शेयरधारक हैं, हम केवल क्लब के संचालन को बनाए रखने के लिए फंड प्रदान करते हैं। उपेंद्र गुप्ता वास्तविक मामलों का प्रबंधन करता है, व्यवसायी कांपते हुए बोला। रोहित ने कहा, सिर्फ फंड देना और प्रबंधन न करना भोजन की बर्बादी है, जाओ उस दूसरे व्यक्ति से मिलो। जैसे ही उसने अपनी बात खत्म की, उसके सामने वाला व्यवसायी अचानक गायब हो गया। भूत क्षेत्र ने उसे सीधे 10 मीटर जमीन के नीचे भेज दिया। जब भूत क्षेत्र को वापस लिया गया, व्यवसायी ने तुरंत महसूस किया कि चारों ओर की मिट्टी उस पर दबाव डाल रही है, लगभग उसे दम घोंट रही है। वह सहज रूप से संघर्ष करना चाहता था, लेकिन यह व्यर्थ था। वह केवल अपने जीवन को धीरे धीरे छीना महसूस कर सकता था। मैं मरने वाला हूँ। व्यवसायी के दिल में पछतावा उभरा।
वह इतना धिक्कार भरा मूर्ख कैसे हो सकता था कि उसने रोहित को खत्म करने के लिए उपेंद्र गुप्ता की योजना पर सहमत हो गया। अगला, रोहित ने फिर से कहा, रुको और मत पूछो, मुझे भी नहीं पता, मुझे जाने दो और मैं तुम्हें अपनी कंपनी दूंगा जिसकी कीमत दसियों अरब है। तुम्हारा क्या विचार है? दूसरे व्यवसायी ने रोहित से आंसू भरी आंखों से भीख मांगी। जीवन और मृत्यु के सामने कुछ भी इतना कीमती नहीं होता कि छोड़ा न जा सके। क्या मजाक है? क्या मैं ऐसा दिखता हूं जो बॉस बनने के लिए उपयुक्त हो? चूंकि तुम्हें नहीं पता, तो जाओ नीचे अपने छोटे दोस्तों से मिलो। तुम्हारी कंपनी तुम्हारे बेटे के लिए विरासत में छोड़ी जा सकती है। चिंता मत करो, मैं तुम्हारे परिवार के पीछे नहीं जाऊंगा। रोहित ने उसके कंधे पर थपथपाया। अगर अगला जीवन है, तो वोट देते समय अधिक सावधान रहना। ये सिर्फ हाथ उठाने जितना सरल नहीं है। अगर तुम सावधान नहीं रहे, तो इसमें वास्तव में किसी की जान जा सकती है। मैं तुम में से बाकी लोगों से पूछने की परेशानी नहीं उठाऊंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर मैंने पूछा भी, तो तुम सभी कुछ नहीं जानते होगे। चलो सब एक साथ चलते हैं, रास्ते में साथ होना बेहतर है। रोहित खड़ा हो गया। उसने पूछताछ जारी न रखने का फैसला किया। उसने महसूस किया कि इस क्लब में रुकना कुछ जोखिम भरा था। उपेंद्र गुप्ता मर चुका था, लेकिन उसका भूत अभी भी बाहर भटक रहा था, और इसकी कोई गारंटी नहीं थी कि अन्य भूत संचालक उनकी मदद के लिए नहीं आएंगे। इसलिए इन लोगों से निपटने के बाद उसे जल्दी से खिसकना था। रुको, ठहरो, मुझे मत मारो, मुझे कुछ पता है, इस क्षण पुरुषों में से एक ने जल्दी से कहा। उसका नाम रमाकांत था, जयपुर शहर में एक जाने माने व्यवसायी। रोहित ने उसे पहले खबरों में देखा था। तुम अध्यक्ष रमाकांत हो, है ना? मुझे बताओ, तुम क्या जानते हो? मुझे धोखा देने की कोशिश मत करना, अन्यथा मेरे लिए तुम्हारे घर जाना अप्रिय होगा, रोहित ने कहा। रमाकांत ने जल्दी से जवाब दिया, मेरा कहा हर शब्द सच है। अरूप गुप्ता, प्रोफेसर बिनित, जयपुर शहर में एक जगह रोज बार में जाया करता था। मैंने किसी से उसकी जांच करवाई थी, और मालिक कौशिक है। वह क्लब में आता था, और उसे रोनी की मौत के बारे में कुछ पता होना चाहिए। तुम बस मुझे बेवकूफ़ बनाने के लिए कोई बहाना तो नहीं बना रहे हो? रोहित ने संदेह भरी नज़रों से उसे देखा। कुछ भी मूर्खतापूर्ण मत करना। मैं कसम खाता हूं कि मैं तुमसे झूठ नहीं बोल रहा हूं। वह कौशिक भी एक भूत संचालक है। वह एक मुश्किल आदमी है। जयपुर शहर में काफ़ी मनोरंजन स्थल हैं जो कौशिक के हैं। अगर कीमत सही हो, तो वह कुछ भी करने को तैयार है, रमाकांत ने कहा। सच में? फिर मैं जाकर उससे पूछूंगा। लेकिन उससे पहले, सुरक्षा के लिए, मुझे तुम्हें एक नए शरीर में डाल देना चाहिए, अध्यक्ष रमाकांत। अगर मुझे उपयोगी जानकारी नहीं मिली, तो मैं तुम्हें खुद को मारने के लिए कहूंगा, रोहित ने कहा, जैसे ही उसके पैरों की छाया धीरे धीरे ऊपर उठी। इससे पहले कि अध्यक्ष रमाकांत प्रतिक्रिया भी कर पाता, भूत छाया द्वारा एक सिर ले लिया गया। भूत छाया, सिर पकड़े हुए, एक बिना सिर वाली लाश के बगल में चली गई और दोनों को एक दूसरे के साथ बदल दिया। एक नया शरीर दिखाई दिया। इस क्षण अध्यक्ष रमाकांत की आंखें चौड़ी खुल गईं। उसे अभी तक यह एहसास नहीं हुआ था कि उसे एक नए शरीर में डाल दिया गया है। उसने केवल संक्षेप में चेतना खोने को महसूस किया, और फिर ऐसा था जैसे सब कुछ बहाल हो गया हो। मुझे क्या हुआ? अध्यक्ष रमाकांत संघर्ष करते हुए जमीन से खड़ा हुआ, अपने हाथों को देख रहा था, पूरी तरह से अपरिचित महसूस कर रहा था। ये शरीर उसका अपना नहीं था। मैंने तुम्हें एक नया शरीर दिया है। अगर एक दिन मुझे लगा कि तुमने मुझे धोखा दिया है, तो ये शरीर खुद ही तुम्हें मार देगा। एक काफी दिलचस्प विचार, तुम्हें नहीं लगता तुम्हारा अपना शरीर तुम्हें मारने की कोशिश कर रहा है? मेरा मानना है कि तब कोई भी तुम्हें बचा नहीं पाएगा, रोहित ने कहा। उसकी मुस्कान में भयावहता और ठंडी उदासीनता का भाव था। जैसे ही उसने उसकी गर्दन की ओर इशारा किया, इस बीच इसकी अच्छी देखभाल करना, अगर सिर दुर्घटना से गिर जाए तो ये शर्म की बात होगी। अध्यक्ष रमाकांत हैरान था। उसने अचेतन रूप से अपनी गर्दन को छुआ। त्वचा और मांस पलट गया। उसकी गर्दन पर एक भयानक घाव दिखाई दिया। तुरंत उसके शरीर को बर्फ ठंडे दर से ढांक लिया। मैं जा रहा हूँ। रोहित ने जमीन पर बिखरे हुए हथियारों को इकट्ठा किया, इस यात्रा के लूट के रूप में कुछ पिस्तौल और कुछ उपकरण उठाए, और फिर जाने की तैयारी की। मेरा क्या तुम मुझे नहीं मारोगे? अकेला बचा जीवित बॉस भय और खुशी के मिश्रण के साथ रोहित को देखा। मैं लगभग तुम्हें भूल ही गया था। याद दिलाने के लिए धन्यवाद। रोहित ने अपने हाथ के झटके से एक बंदूक चलाई। बैंग! एक दबी हुई आवाज गूंजी, और वह आदमी जमीन पर गिर पड़ा। उसके चेहरे पर अभी भी बाल बाल बचने की खुशी थी। और जैसे ही रोहित मुश्किल से निकला था,
उपेंद्र गुप्ता द्वारा पहले रिहा किया गया भूत अब धीरे धीरे इमारत से बाहर निकल रहा था। ये भूत लक्ष्यहीन ढंग से नहीं भटक रहा था, ये सीधे उपेंद्र गुप्ता के शरीर के स्थान की ओर जा रहा था। अध्याय 150 मृत्यु और पुनरुत्थान। समय अभी भी दोपहर का था। आकाश में अभी तक अंधेरा नहीं हुआ था। जागीर की हर चीज साफ साफ देखी जा सकती थी। खासकर जब से उपेंद्र गुप्ता ने कॉन्फ्रेंस हॉल में जिस भूत को रिहा किया था वह बाहर आया था, इमारत के अंदर के सेवा कर्मचारियों के अलावा किसी ने इस दृश्य को नहीं देखा था। ऐसा नहीं था। जागीर के बाहर लाशों से ऐटी जमीन के बगल में मुश्किल से अपने आधे खर्च जीवन को पकड़े हुए अध्यक्ष रमाकांत अपनी गर्दन को छू रहा था, जो किसी भी क्षण टूटकर अलग हो सकती थी। इससे पहले कि वह अपने आश्चर्य और डर से उबर पाता, उसकी आंखों के सामने के दृश्य ने उसके चेहरे को तुरंत पीला कर दिया और उसका पूरा शरीर निष्प्राण हो गया। एक व्यक्ति नहीं, अब उसे एक व्यक्ति नहीं कहा जा सकता था। उसके सामने की आकृति अब बस एक अत्यधिक सड़ी गली लाश थी, जिससे भयंकर बदबू आ रही थी, जिसका मांस लगभग पूरी तरह से सड़ चुका था, जिसके नीचे हड्डियों की भयावह सफेदी दिख रही थी। और वह चेहरा, खून और मांस की लाली एक कंकाल से चिपकी हुई थी, यहाँ तक कि आंखें भी गायब थीं। ऐसा व्यक्ति चाहे कहीं भी हो, पहले ही लाश माना जाएगा। लेकिन यह अभी भी जिंदा था और यह अभी भी चल सकता था। इसके अलावा ये दूर से चलकर आ रहा था, इसी दिशा में बढ़ रहा था। भूत चिल्ड। अध्यक्ष रमाकांत इतना डर गया कि वह लगभग बेहोश हो गया। हालांकि वह जानता था कि भूत साधकों और दुष्ट भूतों से निपटना भयानक था। एक भूत को अपनी आंखों के सामने प्रकट होते देखना किसी व्यक्ति की विवेक को डर से चकनाचूर करने के लिए पर्याप्त था। उसके सिर के ऊपर सूरज तेज चमक रहा था। सामान्य जुलाई के मौसम की स्थिति में कोई केवल सूरज की गर्मी महसूस करेगा, लेकिन इस क्षण अध्यक्ष रमाकांत ने केवल हड्डी ठिठुरती ठंड महसूस की, जैसे कि उसके शरीर का सारा खून उसी क्षण जम गया हो। अत्यधिक सड़ा गला भूत अब धीरे धीरे उपेंद्र गुप्ता की मृतदेह के पास चला गया और रुक गया। यह क्या करना चाहता है? भयभीत अध्यक्ष रमाकांत भाग जाना चाहता था, लेकिन उसके शरीर ने प्रतिक्रिया नहीं दी। वह बस कोई शक्ति जुटा नहीं सका। चाहे वह अत्यधिक डर के कारण था या इसलिए कि रोहित ने पहले उसके साथ शरीर बदल लिया था, वह नहीं जानता था। भूत अध्यक्ष रमाकांत के पीछे उसे मारने के लिए नहीं गया, इसके बजाय वह धीरे धीरे बैठ गया, उपेंद्र गुप्ता की लाश में हाथ डाला और व्यवस्थित ढंग से शरीर से अंगों को बाहर निकालना शुरू कर दिया। उन्हें अपने ही शरीर में भरने का चुनाव किया। एक खाली कंकाल धीरे धीरे भरने लगा। एक बार जब अंग खाली हो गए तो भूत ने फिर लाश से मांस फाड़ दिया और उसे अपने शरीर पर चिपका दिया। हलचलें अव्यवस्थित थीं, लेकिन उनमें किसी प्रकार की भयावह शक्ति समाहित थी। शरीर में अंगों को भरने के बाद वे फिर से जीवित होने लगे, दिल फिर से धड़कने लगा, आंतें घूमने लगीं और त्वचा तुरंत सड़ी हुई आकृति से ऐसे जुड़ गई जैसे वह वहीं उग गई हो, बिना गिरे। ओटिल्ड। अध्यक्ष रमाकांत ऐसे भयानक और घिनौने दृश्य को देखकर खुद को मितली महसूस करने से नहीं रोक सका और उसके बगल में उल्टी करना शुरू कर दिया। लेकिन उसके चारों ओर जो भी हो रहा था, भूत की हरकतें नहीं रुकीं। आधे घंटे से भी कम समय में भूत के शरीर ने धीरे धीरे कुछ रूपरेखा ले ली। फटे पुराने मांस शरीर से चिपके हुए थे, कई जगहों पर हड्डियां उजागर थीं, लेकिन इससे किसी भी चीज पर असर नहीं पड़ा। आखिरकार भूत ने जमीन से उपेंद्र गुप्ता का सिर उठाया। उपेंद्र गुप्ता के सिर में खोपड़ी की कमी थी और अंदर ये कुछ नर्म और स्पंजी जैसा था। इसे उठाने के बाद भूत ने कई स्लिट्स को खोल दिया, जैसे एक साधारण व्यक्ति हेडगियर पहन रहा हो, और जबरदस्ती इसे अपने सिर पर फिट कर दिया। इस क्षण एक टूटा फूटा और अधूरा उपेंद्र गुप्ता अध्यक्ष रमाकांत के सामने प्रकट हुआ। उसका पीला चेहरा किसी भी रक्त के रंग से रहित था, उसका सिर टेढ़ा मेढ़ा था, उसका शरीर फटा और चिथड़ा था, उसके सभी हिस्से बेतरतीब ढंग से एक साथ फेंके गए लगते थे। हालांकि अगले ही पल मृत उपेंद्र गुप्ता ने अचानक अपनी आंखें खोल दीं। राख जैसी भूरी आंखों में धीरे धीरे जीवन का एक निशान वापस आ गया। हालांकि उसका शरीर थोड़ा कांप रहा था। उपेंद्र गुप्ता एक बार फिर जीवित हो गया था। धिक्कार है, मैं फिर से मर गया, है ना? जैसा कि मैंने सोचा था, उस भूत ने मेरे शरीर को टुकड़ों में काट दिया और हिस्सों को वापस एक साथ चिपका दिया। लेकिन मेरा शरीर और भी ज्यादा पीटा जा रहा है, उसने फुसफुसाते हुए कहा, झटके और गुस्से के मिश्रण के साथ खुद को नीचे देखते हुए। कौन जानता है कि इस शरीर का कितनी बार और उपयोग किया जा सकता है। एक बार जब यह अब उपयोगी नहीं रहेगा, मुझे लगता है कि वह भूत शायद मुझे त्याग देगा। क्या बाकी सब मर गए हैं? ये रोहित वास्तव में निर्दयी है, उसने कोई दया नहीं दिखाई और बस ऐसे ही अरबों और खरबों के कंपनी मालिकों को मिटा दिया। हम अध्यक्ष रमाकांत,
तुम अभी भी जिंदा कैसे हो? रोहित ने तुम्हें नहीं मारा। उपेंद्र गुप्ता ने अपनी गर्दन पर मांस खींचा। उसने अपने सिर को वापस सही स्थिति में समायोजित किया। तुम अभी भी जिंदा हो। तुम इंसान हो या भूत? अध्यक्ष रमाकांत ने कहा, उसका डर आश्चर्य से भरा हुआ था। ऐसे में भी उपेंद्र गुप्ता वापस जीवन में आने में सक्षम था। मैंने तुम्हें बताया था, मेरा भूत काफी अद्वितीय है। वह रोहित बहुत चालाक है। उसने भूत को रिहा करने के तुरंत बाद कॉन्फ्रेंस हॉल छोड़ना चुना, प्रभावी रूप से उसकी पकड़ से बच निकला। उपेंद्र गुप्ता की नज़र चमकी जैसे ही वह खड़ा हुआ, लेकिन उसे यह सोचना कि मैं मर चुका हूं और जगह छोड़ देना समझ में आता है। जो अजीब है वह यह है कि उसने तुम्हें बख्श दिया। तुमने उससे अपनी जान बचाने के लिए क्या छोड़ा? तुम मुझे बताने में संकोच नहीं करोगे, है ना, अध्यक्ष रमाकांत? अध्यक्ष रमाकांत ने हकलाते हुए कहा, मैंने ज्यादा नहीं कहा। मैंने बस उससे कहा कि मैं उसे कंपनी देने को तैयार हूं। रोहित को मुझ पर विश्वास नहीं हुआ। उसने मेरा सिर सैंडी के शरीर से बदल दिया। देखो, उसने खुद पर इशारा किया। एक एथलेटिक और ऊंचे शरीर पर एक अधेड़ उम्र का गंजा सिर। चाहे आप इसे कैसे भी देखें, यह असंगत था। वह उसके दूसरे भूत की क्षमता है। तुम भाग्यशाली हो कि वह तुम्हारी पूंजी पर लालच करता है, इसलिए उसने तुम्हारी जान बख्श दी, लेकिन उसने तुम्हारे शरीर पर सीमाएं भी लगा दी हैं। अगर मैं गलत नहीं हूं, तो अगर वह तुम्हारा सिर जोड़ सकता है, तो वह इसे फिर से उतार भी सकता है। अब से तुम कभी भी उसके नियंत्रण से भाग नहीं पाओगे, जब तक तुम मर नहीं जाते। इस बिंदु पर उपेंद्र गुप्ता ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं और अपने फोन पर कुछ संदेश भेजे। इतने सारे शेयरधारकों और लोगों के मरने के साथ क्लब इस अराजकता के बाद बंद होने की संभावना है। रोहित की मौत के बिना क्लब जयपुर शहर में अपनी जगह पर खड़ा नहीं हो पाएगा। वह आदमी बहुत खतरनाक है। वह ज्यादा समय से भूत मास्टर नहीं है, फिर भी उसने पहले ही दूसरे भूत को नियंत्रित करने का एक तरीका ढूंढ लिया है। क्या मेरे भाई ने जानबूझकर इसे मुझसे छिपाया होगा? मुझे उसके लैब जाने की खबर क्यों नहीं मिली? उस दिन हुआंगगांग गांव के प्रवेश द्वार पर ठीक क्या हुआ था? क्या यह इससे संबंधित हो सकता है? उपेंद्र गुप्ता ने विचार किया, लेकिन चाहे जो भी हुआ हो, आज की घटनाएं अभी खत्म नहीं हुई थीं। और अकेले बचे अध्यक्ष रमाकांत ने सच्चाई उपेंद्र गुप्ता को नहीं बताई। उसने कौशिक के मामले के बारे में नहीं बताया, क्योंकि अब तक वह समझ चुका था, उसकी जान रोहित के हाथों में थी। अगर उसने उपेंद्र गुप्ता को सच्चाई बता दी और रोहित को इसके बारे में पता चला, तो उसकी मौत निश्चित होगी। अपने जीवन के लिए उसे इस मामले को गुप्त रखना पड़ा। ये भूत मास्टर राक्षस हैं, मुझे पहले इसका एहसास क्यों नहीं हुआ? अध्यक्ष रमाकांत अंदर से अभी भी कांप रहा था, डर से जकड़ा हुआ था। उपेंद्र गुप्ता का दृश्य, जो मौत से लौट आया था और अपने शरीर के अंदर एक भूत छिपाता था, वह रोहित जो आसानी से मानव सिरों को विस्थापित कर सकता था, जिससे लोग गायब हो जाते थे, और अभी तक अपनी क्षमताओं को नहीं दिखाने वाला कौशिक। इन लोगों में से कोई भी वास्तव में इंसान नहीं था। वे सब इंसानी खाल पहने हुए दुष्ट भूत थे। वे पलक झपकाए बिना मार देते हैं। अध्यक्ष रमाकांत, आज तुम्हें जो चोटें लगी हैं, क्या तुम्हें बदला नहीं लेना चाहिए? जब तक वह रोहित जीवित है, तुम जीवन भर उसके नियंत्रण में रहोगे। उसे मारो और तुम सुरक्षित हो जाओगे, उपेंद्र गुप्ता ने फिर से उसे देखते हुए कहा। मैं अब ऐसे मामलों में शामिल नहीं होना चाहता, अध्यक्ष रमाकांत कांपते हुए बोला। उपेंद्र गुप्ता ने कहा, मैं तुम्हें शामिल होने के लिए नहीं कह रहा हूं, बस क्लब को 10 अरब से फंड दो। इसका एक परिणाम होगा तुम्हारे लिए, अध्यक्ष रमाकांत। 10 अरब बहुत ज्यादा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि तुम इसे खरीद नहीं सकते। शुरू में मैं चाहता था कि दूसरे शेयरधारक भी कुछ बोझ साझा करें, लेकिन जैसा कि तुमने देखा है, रोहित ने बाकी को पहले ही मार दिया है, और विरासत के मुद्दों का एक पूरा ढेर उत्पन्न होगा, जिसका शायद मतलब है कि वे क्लब को फंड देना जारी नहीं रख पाएंगे। उपेंद्र गुप्ता ने कहा, अकेले बचे शेयरधारक के रूप में तुम्हारी एक भारी जिम्मेदारी है, अध्यक्ष रमाकांत। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा, अध्यक्ष रमाकांत ने मना नहीं किया, लेकिन उसने एक स्पष्ट प्रतिबद्धता भी नहीं की। उपेंद्र गुप्ता ने कहा, मैं अध्यक्ष रमाकांत को फंड जुटाने के लिए 3 दिन दूंगा। यह मेरे लिए भी कुछ तैयारी करने का एक अच्छा समय है। समाप्त करने के बाद उसने उसके कंधे पर थपथपाया जैसे कि उसे एक महान कार्य सौंपा हो, फिर उठकर चला गया। मुड़ने पर उपेंद्र गुप्ता का चेहरा पीला पड़ गया। उसके दिल में एक मुश्किल से रोकी जा सकने वाली हत्या की मंशा उमड़ रही थी। वह जीवित था क्योंकि उसके अंदर के भूत ने उसे अभी तक त्यागा नहीं था और अभी भी उसके शरीर में रहने को तैयार था। वास्तव में वह रोहित द्वारा एक बार मारा जा चुका था।
हालांकि उसे उपेंद्र गुप्ता कहा जाता है, जिसका अर्थ है लचीलापन। वह अमर नहीं है और कुछ और बार मरने से अंततः एक दुर्घटना हो सकती है जहां वह पुनर्जीवित नहीं हो सकता।